नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे नाम की जिन्होंने भारत के इतिहास पर एक बहुत ही गहरी छाप छोड़ी है। जवाहरलाल नेहरू। आपने अक्सर सुना होगा कि उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। ये एक बहुत बड़ा टाइटल है ना? और सच भी है, क्योंकि उनके फैसलों ने न सिर्फ आज़ादी की लड़ाई को बल्कि उसके बाद के भारत को भी एक नई दिशा दी। पर सवाल ये है कि ये सोच बनी कैसे? आखिर वो कौन से अनुभव थे, कौन सी बातें थीं जिन्होंने नेहरू के नजरिए को वो शक्ल दी जिसने आगे चलकर भारत के भविष्य की नींव रखी? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है 14 नवंबर 1889 से। इलाहाबाद के एक बहुत ही माने हुए परिवार में उनका जन्म हुआ। उनके पिता मोतीलाल नेहरू उस जमाने के एक बहुत बड़े और नामी वकील थे। लेकिन जो बात नेहरू को उस दौर के बाकी राष्ट्रवादी नेताओं से अलग करती है वो थी उनकी परवरिश और उनकी पढ़ाई। और सच कहूं तो यहीं से उनकी कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। अब जरा इस फर्क को देखिए। जहां उस समय के ज्यादातर नेता भारत के ही स्कूलों में पढ़े, वहीं नेहरू को सिर्फ 15 साल की उम्र में इंग्लैंड के मशहूर हैरो स्कूल भेज दिया गया। और सबसे बड़ी बात, ज्यादातर नेता जहां लॉ या हिस्ट्री पढ़ते थे, वहीं नेहरू ने कैम्ब्रिज से नेचुरल साइंसेस यानी प्राकृतिक विज्ञान में डिग्री ली। और इसी साइंस की पढ़ाई ने उनके मन में एक चीज को बहुत गहराई से बिठा दिया, साइंटिफिक टेम्पर यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण। इसका मतलब सीधा सा था, हर चीज को, हर समस्या को तर्क, कारण और सबूतों की कसौटी पर तौलना। यही सोच आगे चलकर आजाद भारत की नीतियों का आधार बनने वाली थी। तो इसी वैज्ञानिक सोच के साथ नेहरू 1912 में भारत वापस लौटे। लेकिन शुरू में उन्हें यहाँ की राजनीति थोड़ी, कह सकते हैं कि दिशाहीन और बोरिंग सी लगी। वो कुछ बड़ा करना चाहते थे, पर उन्हें कोई सही रास्ता नहीं मिल रहा था। और फिर 1916 में उनकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आया। वो पहली बार महात्मा गांधी से मिले। ये मुलाकात एक टर्निंग पॉइंट थी, क्योंकि गांधी ने उन्हें उस असली भारत से मिलवाया जो जमीन से जुड़ा था, जो आम लोगों का भारत था, वो भारत जो किताबों में नहीं मिलता था। गांधी से मिलने के बाद तो जैसे नेहरू का राजनीतिक करियर रॉकेट की तरह आगे बढ़ा। वो रॉलेट एक्ट के खिलाफ हुए आंदोलनों में पूरी तरह एक्टिव हो गए और सिर्फ 7 साल में 1923 तक वो कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी बन गए। और 1929 आते आते वो अध्यक्ष के तौर पर एक ऐसी मांग रखने वाले थे जो इतिहास बदलने वाली थी। और वो ऐतिहासिक पल आया, लाहौर अधिवेशन में। नेहरू ने पूर्ण स्वराज यानी पूरी आजादी का नारा बुलंद कर दिया। सोचिए ये कितना बड़ा कदम था। उस समय कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, यहां तक कि उनके अपने पिता मोतीलाल नेहरू भी अंग्रेजों के तहत डोमिनियन स्टेटस से ही खुश थे। पर नेहरू ने कहा, नहीं, हमें चाहिए तो पूरी आजादी। उनकी सोच का एक और अहम हिस्सा था समाजवाद। 1927 में उन्होंने सोवियत संघ का दौरा किया और वहां के मॉडल से काफी प्रभावित हुए। लेकिन एक बात उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आई, वहां की तानाशाही। इसलिए उन्होंने भारत के लिए एक नया रास्ता चुना, लोकतांत्रिक समाजवाद। मतलब देश के बड़े उद्योग सरकार चलाएगी ताकि फायदा सबको मिले, पर साथ ही लोगों की आजादी और लोकतंत्र भी बना रहेगा। आजादी की लड़ाई के दौरान उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा, पर कमाल की बात देखिए, उन्होंने जेल के उस अकेलेपन को भी अपनी ताकत बना लिया। जेल में ही उन्होंने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जैसी बेहतरीन किताबें लिख डालीं। असल में ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री तो अपनी बेटी इंदिरा को लिखे गए खतों का कलेक्शन है, जिसमें एक पिता अपनी बेटी को दुनिया का इतिहास समझा रहा है। और फिर वो दिन आया, 15 अगस्त 1947। भारत आजाद हुआ और नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने। पर उनके सामने चुनौती बहुत बड़ी थी। एक ऐसा देश था जो आजाद तो था, पर गरीबी और बंटवारे के जख्मों से जूझ रहा था। अब काम था एक नए भारत को बनाने का। इकोनॉमी को लेकर उन्होंने एक बीच का रास्ता अपनाया, जिसे कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये न तो पूरी तरह अमेरिका जैसा कैपिटल था, न ही सोवियत संघ जैसा कम्युनिस्ट। इसमें सरकार ने स्टील, बिजली, बांध जैसे भारी उद्योगों को अपने कंट्रोल में रखा और बाकी सेक्टर्स को प्राइवेट कंपनियों के लिए खोल दिया। उन्होंने बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स को आधुनिक भारत के मंदिर कहा। उनका मानना था कि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो इन्हीं नए मंदिरों को बनाना होगा। और ये सिर्फ बातें नहीं थीं, ये जमीन पर उतरा। इसी सोच के साथ पंचवर्षीय योजनाएं शुरू हुईं। आईआईटीज, एम्स और सीएसआईआर जैसे वर्ल्ड क्लास संस्थान बने और देश में भाखड़ा नांगल जैसे बड़े बड़े बांध और स्टील प्लांट खड़े किए गए। ये सब उसी साइंटिफिक सोच का नतीजा था।
लेकिन नेहरू के लिए देश बनाना सिर्फ फैक्ट्रियां और बांध बनाना नहीं था, वो समाज के ढांचे में भी बदलाव चाहते थे, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण था उनका हिंदू कोड बिल लाने का प्रयास। ये लड़ाई बिल्कुल आसान नहीं थी। देश के कई रूढ़िवादी गुटों ने इसका जबरदस्त विरोध किया, लेकिन नेहरू इस बात पर अड़े रहे कि आर्थिक तरक्की का तब तक कोई मतलब नहीं जब तक समाज में खासकर महिलाओं को बराबरी का हक ना मिले। इन बिलों के जरिए महिलाओं को तलाक लेने का और विरासत और संपत्ति में हिस्सेदारी का कानूनी हक मिला। अब बात करते हैं दुनिया की। उस वक्त पूरी दुनिया 2 टीमों में बटी हुई थी, एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ सोवियत संघ। कोल्ड वॉर चल रहा था। ऐसे में नेहरू ने एक बहुत हिम्मत वाला रास्ता चुना, गुट निरपेक्षता का। मतलब भारत किसी भी टीम में शामिल नहीं होगा, हम अपनी विदेश नीति खुद तय करेंगे, किसी के दबाव में नहीं आएंगे। लेकिन जैसा हर बड़े लीडर के साथ होता है, उनका सफर भी सिर्फ कामयाबियों का नहीं था। उनके कार्यकाल में कई चुनौतियां आईं और एक बड़ी नाकामी भी हाथ लगी, जिसने उन्हें अंदर तक हिला दिया। 1962 का चीन के साथ युद्ध, ये शायद उनके करियर का सबसे बड़ा झटका था। ये सिर्फ एक मिलिट्री हार नहीं थी, ये उनके लिए एक पर्सनल और वैचारिक हार थी। हिंदी चीनी भाई भाई और शांति से साथ रहने का उनका जो यकीन था, वो टूटकर बिखर गया। तो आखिर में हम नेहरू को कैसे याद करते हैं? देखिए, उनकी विरासत बहुत कॉम्प्लेक्स है। आज उनकी कई नीतियों पर बहस होती है, कुछ लोग सही मानते हैं, कुछ गलत। लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि उन्होंने भारत में संसदीय लोकतंत्र की जड़ों को बहुत मजबूत किया, देश को IITs जैसे साइंटिफिक संस्थान दिए और एक सेक्युलर देश की वकालत की। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यह है, जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, जहां बाजार की भूमिका इतनी बढ़ गई है, वहां नेहरू के लोकतांत्रिक समाजवाद और मिश्रित अर्थव्यवस्था की वो नींव भारत के आज और कल को कैसे प्रभावित कर रही है? क्या वो नींव आज भी उतनी ही प्रासंगिक है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना हम सबके